नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए एनसीएफ 2005 से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूं, जो वन लाइनर होंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। तो एक बार जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, किसकी अध्यक्षता में विद्यालयों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया। मतलब 2005 एनसीएफ जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 है उसको किनकी अध्यक्षता में तैयार किया गया। तो प्रोफेसर यशपाल शर्मा, याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा। बहुत बार मैं इसमें ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखिए किनके अध्यक्षता में किया गया। तो प्रोफेसर यशपाल शर्मा। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आए हुए विचार था। देखिए शिक्षा बिना बोझ के, देखिए एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है, शिक्षा बिना बोझ के, किसी तरह बिना दबाव के। इसको कब दिया गया, तो 1993 1993 में इसको दिया गया, 1993 में। तो ये इसको याद रखिएगा कौन से सन पे दिया हुआ विचार था, तो 1993। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में की सुधार को सुझाया गया, किस हो जाएगा, ये किस सुधार को सुझाया गया है ना। देखिए एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को समझाया गया, कौन से सुधार को समझाया गया। सामूहिक कार्य मूल्यांकन है ना, मूल्यांकन का सामूहिक कार्य, सतत मूल्यांकन और खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन है ना। मतलब इसमें सतत मूल्यांकन हो, सामूहिक मूल्यांकन हो और खुली पुस्तक की परीक्षा का मूल्यांकन हो। इस तरह से एनसीएफ 2005 में इसको एनसीएफ 2005 में इसको इन सुधारों को सुधार किया गया, सुझाया गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम दस्तावेज है ना, राष्ट्रीय दस्तावेज का कौन है। तो ये एनसीएफ 2005 के बाद कोई एनसीएफ नहीं बना हुआ है। इसके पहले एनसीएफ 2000 था और उसके पहले 1986 था एनसीएफ, ठीक है। तो इसके बाद एनसीएफ कोई सा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बाद नहीं बना है। इसके बाद सीधा आ गया है आपका एनईपी 2020 आ गया है, एनईपी 2020 आ गया है इसके बाद एनसीएफ 2005 के बाद। तो आगे देखिए इस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया। कौन से मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया, तो ये है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, जिसको एमएचआरडी कहा जाता है। एमएचआरडी का वर्तमान नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। जिसका पहले नाम था एमएचआरडी, जो शिक्षा के लिए काम करता था, लेकिन अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, इसको भी याद रखिएगा। पहले 2005 में इसका नाम था एमएचआरडी, अभी 2019 के आसपास में इसको नाम को संशोधन किया गया है। एक बार देख लीजिएगा सन को कब संशोधन किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां, एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया। एनसीएफ 2005 में कौन कौन से शिक्षण सूत्रों का सुझाव दिया गया। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। देखिए कोई भी चीज़ ऐसा सुझाया गया इसमें कि कोई भी बच्चों को जो चीज़ ज्ञात हो उसको पकड़ के आपको उसको बताते हुए अज्ञात की ओर ले जाना है, या फिर उसी को मूर्त बोला जाता है, मूर्त चीज़ों से बताना है और अमूर्त की ओर ले जाना है। तो ये इस विधि से उसको जो है सुझाव किया गया। तो ये कौन सा विधि आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आगमन है या निगमन है, आगमन या निगमन कौन सा विधि है, ये उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे देखिए 7वां, एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है, कौन सा है। तो ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। क्या बोला गया एनसीएफ 2005 में कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से भी जोड़ना है, ऐसा। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है। तो प्रमुख सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के, है ना, शिक्षा बिना बोझ के। क्या कहा गया, प्रमुख सूत्र क्या था, शिक्षा बिना बोझ के कहा गया, लर्निंग विदाउट बर्डन। आगे देखिए एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है। तो कौन सा निबंध था, सभ्यता और प्रगति। इनका रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध था, सभ्यता और प्रगति, उसी से एनसीएफ 2005 की शुरुआत होती है। एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है। देखिए एनसीएफ 2005 के अध्याय में विद्यालय और कक्षा का वातावरण कैसा बताया गया है उसको बताना है आप लोगों को। वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, है ना। देखिए वातावरण का जो भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम जो है वो शिक्षा अधिगम को कैसे प्रभावित करता है, सीखने को कैसा प्रभावित करता है, किस तरह से बच्चा सीखता है, किस उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको
आगे देखिए 11वां नंबर का प्रश्न, करिकुलम किस भाषा का शब्द है? जैसे नेशनल करिकुलम जो बोल रहे हैं हम, तो ये करिकुलम कौन से भाषा का शब्द है? तो ये है लैटिन भाषा का शब्द है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? देखिए सामाजिक अध्ययन का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? तो ये भी 2005 में बनाया गया, ये याद रखिएगा कब बनाया गया? तो 2005 में राष्ट्रीय इसका पाठ्यक्रम बनाया गया सामाजिक अध्ययन का, सोशल साइंस का। आगे देखिए 13, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? देखिए कब इसका कार्यशाला कहाँ पर आयोजित किया गया? तो एनसीईआरटी नई दिल्ली पर, एनसीईआरटी नई दिल्ली पर इसको लागू किया गया, या फिर वहाँ पे बनाया गया, या फिर वहाँ पे उसको कार्यशाला लगाया गया। आगे देखिए एनसीएफ 2005 में बल दिया गया, किस बात पर बल दिया गया है? तो शांति के लिए शिक्षा। किस पर? शांति के लिए शिक्षा पर, इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, एजुकेशन फॉर पीस। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न, एनसीएफ 2005 में बताया गया है, क्या बताया गया है? सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। जो सपने देखे थे यशपाल शर्मा और जो है उनकी टीम ने, उस सपनों के भारत को धरातल पर उतारने के लिए एनसीएफ 2005 में बताया गया है। यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कुल 38 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 38 सदस्य थे, याद रखिएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है, सीखना क्या है? मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान। इसमें देखिए व्यावसायिक ज्ञान भी, शिल्प ज्ञान भी और मानसिक ज्ञान भी सबको जोड़ा गया है एनसीएफ 2005 में। आगे देखिए एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? तो कक्षा 10वीं के परीक्षा ऐच्छिक हो, ऐसा कहा गया था 2005 में। ये प्रश्न पूछता है, बार बार पूछा गया है, कई एग्जामों पे ये पूछा गया है कि कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, कब कहा गया, किसमें कहा गया, ऐसा पूछ सकता है। तो एनसीएफ 2005 में कहा गया था, याद रखिएगा। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों होती है? तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। आप किस उद्देश्य से शिक्षा दे रहे हो बच्चों को, किस उद्देश्य से उसको अध्ययन करा रहे हो, तो उसके लिए ही पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला है, भाषा फार्मूला है, त्रिभाषी फार्मूला है। त्रिभाषी फार्मूला कौन कौन से आप कमेंट कर सकते हैं? एक तो हो गया हिंदी, दूसरा इंग्लिश और तीसरा मातृभाषा, ये है। ठीक है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और अपना मातृभाषा वाला फार्मूला अपनाया गया था। आगे देखिए इसमें प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा है। तो प्रथम भाषा क्रमशः हिंदी है, जिसको राष्ट्रीय भाषा या फिर राज्य भाषा भी कहा जाता है ना। और इसमें देखिए आगे वही प्रश्न नीचे है, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम भाषा राष्ट्रीय भाषा जिसको कहा जाता है, द्वितीय अंग्रेजी और तृतीय जो मैं बोला जो तृतीय स्थानीय भाषा जिसको कहा गया है, स्थानीय भाषा या फिर अभी उसको मातृभाषा कहा गया है, या फिर यहाँ पे पंजाबी, संस्कृत, तमिल लिखा गया है, तो उसी को स्थानीय भाषा को मातृभाषा कहा जाता है, जो तृतीय भाषा है। ठीक है, प्रथम में हिंदी, दूसरा में इंग्लिश और तृतीय में मातृभाषा को लिया गया था, याद रखिएगा। आगे देखिए एनसीएफ 2005 की सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या माननीय से बचा जाए। तो क्या क्या मानने से बचा जाए? तो सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, ऐसा 2005 में एनसीएफ में कहा गया था। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? क्योंकि यह समाधान को पहचानने में सहायक होती है, इसलिए बच्चों की गलतियों महत्वपूर्ण होती है। बच्चा जब तक गलती नहीं करेगा, ये नहीं कह सकते हैं कि हम बच्चा सीख रहा है, इसलिए उसकी समस्याओं का समाधान करने या फिर समस्याओं को पहचानने के लिए बच्चा गलती करे, वह भी जरूरी है। आगे देखते हैं 24 नंबर के प्रश्न, शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का मुख्य स्रोत है, इसका अर्थ होता है पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना, है ना। बिना बस्ता के अभी चला जाता है, बैगलेस डे चलाया जाता है, उसी टाइप का ये 2005 में कहा गया था। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना, ये क्या होना चाहिए? 2005 की सिफारिश क्या कहती है? प्राथमिक स्तर की गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए बोलता है? तो कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना, मतलब बच्चे अपने दैनिक जीवन में उस गणित को किस तरह से उपयोग कर सकें, उसको लेते हुए उनको पढ़ाना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसका अगला पार्ट जल्द लेकर आऊँगा, समय ज़्यादा होने के कारण मैं इसमें 25-25 के 2 पार्ट बनाए हूँ। तो अगला पार्ट 26 नंबर क्वेश्चन से 50 नंबर क्वेश्चन रहेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।